दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष वर्ल्ड ज्योग्राफी में अगले लेक्चर को लेकर हाजिर हूं। आज हमारा लेक्चर नंबर 328वां है। जी हाँ दोस्तों, 231 नंबर से हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया था, 328 नंबर तक आ चुके हैं दोस्तों। यानी आज हमारा ज्योग्राफी का 98 नंबर का लेक्चर है, 98 नंबर का दोस्तों लेक्चर है। आज की क्लास अगर आप अटेंड करते हैं तो पूरे 9840 सवाल आपके तैयार हो जाएंगे। वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत दोस्तों एक छोटा सा सेगमेंट है जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। हालांकि इस तरह के सवाल हम अलग से जब इन्वायरमेंट पढ़ेंगे, इन्वायरमेंट विषय पर चर्चा करेंगे, तब हम विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन वर्ल्ड ज्योग्राफी में एक चैप्टर इसका बनता है जिसका नाम है पारिस्थितिकी तंत्र एवं पारिस्थितिकी। ठीक है, तो बहुत सारे सवाल यहाँ स्क्रीन पर आपको दिख रहे होंगे। ये सभी सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में यहाँ से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप क्लास में बने रहेंगे तो बहुत कुछ नई चीजें आपको सीखने और समझने को मिलेंगी। याद रखेंगे स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से अलग अलग विषय के लिए फाउंडेशन कोर्स लॉन्च किया गया। जो क्लास दे रहा हूँ ना, ये हमारे पेड कोर्स का, हमारे फाउंडेशन बैच का 10% 15% है। ठीक है, एक तरह से आप इसे ट्रेलर समझ सकते हैं। अगर ट्रेलर अच्छा हो तो पिक्चर दोस्तों जरूर देखिएगा। ये हमारा शानदार सा कोर्स है। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके दोस्तों आप संपर्क कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं और पढ़ना आरंभ करते हैं कि कौन कौन से सवाल यहाँ पर दिए गए हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला सवाल लिख रहा है पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम। यहां पर एक इंग्लिश में से क्या कहा जाता है, इकोसिस्टम कहा जाता है। कह रहा इकोसिस्टम जो शब्द है इसका दोस्तों पहली बार प्रयोग दोस्तों किसने किया था, तो इकोसिस्टम शब्द का पहली बार प्रयोग किया था दोस्तों एजी टांसले ने। किसने किया था दोस्तों, एजी टांसले ने दोस्तों सबसे पहले किस शब्द का प्रयोग किया था, याद रखेंगे इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किया था। इकोसिस्टम शब्द का दोस्तों प्रयोग किया है। या अलग अलग शब्द आपसे पूछता है कि बताइए फला शब्द सबसे पहले किसने प्रयोग किया। इस तरह के सवाल आते ही आते हैं। ठीक है, तो ये पहला सवाल का जवाब है आपका। ठीक, इसे आप जरूर याद रखेगा। इसी तरह से दूसरा सवाल आपसे पूछ रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र के कितने भाग होते हैं, कितने हिस्से होते हैं इस पारिस्थितिकी तंत्र के। जब कभी ऐसा सवाल पूछे तो याद रखेगा इसके दो हिस्से होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों, इसके दो हिस्से होते हैं, जिन्हें पहला होता है दोस्तों जीवोम। क्या होता है, जीवोम। जीवोम कहिए चाहे बायोम कहिए, ठीक है, एक ही चीज है दोस्तों, आप इसे याद रखेगा। चाहे जीवोम, या तो इंग्लिश में दोस्तों इसे बायोम लिख सकते हैं, ठीक है, BIOME, ठीक है, चाहे आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं बायोम। ऐसे कर, थोड़ा सा ही कर लीजिए, बायोम। ठीक है, बायोम। तो जीवोम कहें चाहे बायोम कहें, एक तो ये घटक होता है किसका, इकोसिस्टम की बात करें, पारिस्थितिकी तंत्र की बात कर रहा हूं। दूसरा होता है निवास। ठीक है, जीवों का क्या दोस्तों, जीवों का निवास। ठीक है, अब देखिए निवास लिखता है, कभी कभी इसी को ज्यादा स्टाइल में दोस्तों लिख देता है निवास्य क्षेत्र, ऐसे लिख देता है। ठीक है, थोड़ा और स्टाइल में। ठीक है, या इंग्लिश में आप इसी शब्द को पढ़ेंगे हैबिटेट, वर्ड आपने सुना होगा, हैबिटेट शब्द सुना है कि नहीं। ठीक है, तो हैबिटेट कह देते हैं। हैबिटेट कुछ और नहीं है, हैबिटेट का मतलब है जीवों का निवास स्थल। ठीक है, जीवों का निवास स्थल, उसी को क्या कहा जाता है, हैबिटेट। तो जीवोम बायो में याद रखेगा, ये तो एक ही बात हो गया। बाकी निवास या निवास क्षेत्र ये आप याद रखेंगे। ये इकोसिस्टम के दोस्तों दो भाग माने जाते हैं। किसका दो भाग माना जाता है, इसे इको सिस्टम का ही दोस्तों दो भाग माना जाता है। अगला सवाल आइए, अगला सवाल आपसे पूछता है कि इकोलॉजी, एक नया शब्द है दोस्तों इकोलॉजी। ठीक है, इकोलॉजी, ठीक है, इकोलॉजी, ठीक है, इकोलॉजी। इको का मतलब होता है घर और लॉजी का मतलब होता है अध्ययन। ठीक है, तो याद रखेगा यानी घर का अध्ययन करना, जीवों के घर का अध्ययन करना, वही होता है इकोलॉजी। करा इकोलॉजी जो शब्द था दोस्तों, उसका पहली बार दोस्तों प्रयोग किसने किया, तो यहां तो हमने पढ़ लिया इकोसिस्टम का, इसका प्रयोग दोस्तों एजी टांसले ने किया था। लेकिन इकोलॉजी शब्द का दोस्तों पहली बार प्रयोग किसने किया था, तो इसका प्रयोग किया था अर्नेस्ट हैकल ने। किसने किया था दोस्तों, अर्नेस्ट हैकल ने दोस्तों सबसे पहले इसका प्रयोग किया था 1866 ईस्वी में। कब किया था, 1866 ईस्वी में इसका प्रयोग किया गया था। ठीक है, इस शब्द का प्रयोग किया गया इकोलॉजी। और सच बताऊं यह एक जर्मन वैज्ञानिक थे। ठीक है, क्या थे दोस्तों, यह एक जर्मन वैज्ञानिक थे। और सच बताऊं अगर मैं आपको, तो इन्होंने इकोलॉजी शब्द का प्रयोग नहीं किया था। ये देखिए, ये इंग्लिश भाषा का शब्द है, ये तो जर्मन वाले हैं, तो यहां पर जर्मन के तहत दोस्तों उन्होंने एक शब्द यूज किया था, याद रखेगा, इसको बोलते हैं दोस्तों इकोलॉजी लिखते हैं, बस आगे ओ लगा देना आपको। ठीक है, आगे क्या लगा देना है, ओ लगा देना है, तो ये आप याद रखेंगे। ठीक है,
तो इस तरह से दोस्तों ये एक्यूरेट शब्द था जिसका प्रयोग अर्नेस्ट हैकल ने किया था। हालांकि इसका तात्पर्य भी किससे दोस्तों, इकोलॉजी से ही तात्पर्य है, इसलिए यह शब्द भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, कुल मिला जुला के मुद्दा आप समझते रहिए, ये जरूरी है। अगला सवाल दे रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है। पर्यावरण दिवस मनाया जाता है दोस्तों हर साल 5 जून को। कब मनाया जाता है? 5 जून को हर साल पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। कुछ दिवस और मैं आपको बताता हूं। ठीक है, आइए यहां पे नोट करेगा दोस्तों 22। क्या नोट करेंगे? 22। ठीक है, याद रखेंगे। अगर आप 22 के थ्रू आप 22 मार्च की बात करेंगे तो याद रखिएगा 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, विश्व जल दिवस मनाया जाता है। अगर 22 से याद रखेगा, अगर आप 22 अप्रैल की बात करेंगे, 22 अप्रैल की बात करेंगे तो इस दिन दोस्तों पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और यदि दोस्तों आप 22 मई की बात करेंगे तो इस दिन दोस्तों जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। ये आप याद रखेंगे भाई। आज ठीक हम लोग 5 जून पढ़ लेते हैं, लेकिन 5 जून के अलावा भी कुछ और बातें याद रखिए, परीक्षा में पूछा जाता है। जल दिवस के बारे में, पृथ्वी दिवस के बारे में, जैव विविधता दिवस के बारे में कम से कम कुछ तो एक्स्ट्रा फैक्ट आपको याद होगा। ठीक है, तो इसे आप याद रखेगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अगले सवाल पर चलिए। कह रहा है पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ इकोसिस्टम दोस्तों कौन है? पारिस्थितिकी तंत्र का मतलब क्या हो गया? सीधे सीधे इकोसिस्टम की बात कर रहा है। और कह रहा दोस्तों सर्वाधिक, सबसे ज्यादा क्षेत्र पर दोस्तों कौन सा क्षेत्र फैला हुआ है? तो आप जानते हैं दोस्तों कि पृथ्वी का 2/3 हिस्सा क्या दोस्तों जल से घिरा हुआ है। 2/3 हिस्सा क्या है? यह जल से घिरा हुआ है, जल से घिरा हुआ है। यही कारण है दोस्तों कि आप कह सकते हैं कि और जल से घिरा हुआ जो सबसे बड़ा एरिया है वो महासागर के अंतर्गत आता है। तो जो महासागर है दोस्तों वो आप कह सकते हैं कि सबसे बड़ा इकोसिस्टम वही है। क्यों? उसमें जितने जीव हैं संभवतः उतने जीव इस धरती पर न हो। भाई आप सोचिए ना कि 2/3 हिस्सा तो जल ही जल है, और जल में रहने वाले जीवों की संख्या अधिक तो होगी, क्योंकि जब इसका क्षेत्रफल ज्यादा है तो संख्या भी अधिक होगा। इसलिए दोस्तों सबसे बड़ा जो सामुद्रिक क्षेत्र है वो क्या है? याद रखेंगे, आप कह सकते हैं महासागर है, आप कह सकते हैं ओशियन है, आप कह सकते हैं सागर है। एक ही बात है, कहीं कुछ अलग नहीं है। ठीक है, मेरे बोलने का तात्पर्य आप समझिएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। कह रहा दो भिन्न समुदायों के बीच संक्रांति क्षेत्र क्या कहलाता है? देखिए संक्रांति किससे कहते हैं पहले समझिए। मान लीजिए यहाँ पर ए वाला कोई क्षेत्र था। ठीक है, यहाँ पर कोई बहुत बड़ा क्षेत्र ए था, ऐसे बड़ा सा। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर कोई बहुत बड़ा क्षेत्र बी था। लेकिन ये दोनों दोस्तों आपस में ये जो स्थान है दोस्तों, यहाँ पर क्या करते थे? ये एक ऐसा क्षेत्र था जहाँ पर ए और बी दोनों की विशेषताएं पाई जाती थी। तो कहने का मतलब है दो भिन्न समुदायों के बीच का जो संक्रांति वाला क्षेत्र होता है वो क्या कहलाता है? उसे कहते हैं इकोटोन। क्या कहते हैं दोस्तों? बहुत अच्छा शब्द है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं इकोटोन। इकोटोन और कुछ नहीं होता है, इकोटोन दो अलग अलग व्यवस्थाओं के बीच का क्षेत्र होता है। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल दो दोस्तों, मान लीजिए एक एग्जांपल के तहत ये हमारा थल वाला एरिया है और ये हमारा समुद्र वाला एरिया है। और समुद्र में बताऊं कहाँ का एरिया है? मान लीजिए दोस्तों ये बंगाल की खाड़ी है। क्या है? यह बंगाल की खाड़ी। एक एग्जांपल ले रहे हैं। ठीक है, एक एग्जांपल ले रहे हैं कि ये क्या है? बंगाल की खाड़ी है। ये जो थल वाला एरिया दोस्तों ये आप कह सकते हैं सुंदरवन डेल्टा है। क्या का है? यह सुंदरवन डेल्टा है। ठीक है, ये वाला क्षेत्र है। तो बीच वाला क्षेत्र क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर मैंग्रोव वन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन जो होता है स्थान, ये एक तरह से दलदली भूमि है, ना तो पूरी तरह से थल के अंतर्गत आती है, ना ही पूरी तरह से जल के अंतर्गत आती है। यहाँ पर दोनों की विशेषताएं पाई जाती हैं। इसलिए जो मैंग्रोव वन है वो संक्रांति क्षेत्र कहलाएगा, वो इकोटोन के अंतर्गत आएगा। बात समझ में आ गया ना? अपनी भाषा में समझिए। देखिए किताब में क्या लिखा है, गूगल करने पे क्या लाइन मिल रही, नहीं समझना है। हमको चीजों को अपनी भाषा में समझना है। तो आप अपनी भाषा में इसको समझिए तो बेहतर ढंग से आप समझ पाएंगे, आपको याद भी होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल देखिए, कह रहा पारस्की तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? चक्रण मतलब दोस्तों आप तो जानते हैं हर चीज की अपनी एक साइकिल होती है। क्या होती है? साइकिल। जैसे एग्जांपल दो दोस्तों, ये था महासागर। ठीक है, महासागर से दोस्तों क्या होता है? जल दोस्तों, जल का क्या हो जाता है? वाष्पीकरण हो जाता है, वाष्पीकृत हो जाता है। जल वाष्पीकृत होकर कहाँ जाता है दोस्तों? ये बादलों के पास जाता है। बादल ठंडा होकर दोस्तों क्या हो जाता है? वर्षण करता है, बारिश करता है। वर्षा से दोस्तों जल क्या आ जाता है? भूमि पर आ जाता है, और भूमि से नदियों के माध्यम से होते होते ये फिर सागरों में चला जाता है।
एक साइकिल बनाना, ऐसे दोस्तों हर चीज का एक साइकिल है, हर चीज का एक साइकिल है। वही आपसे कह रहा है कि जो हमारा पूरा का पूरा इकोसिस्टम है, इस इकोसिस्टम में जो तत्वों का चक्र होता है, जो तत्वों की साइकिलिंग होती है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं दोस्तों जैव भू रासायनिक चक्र। क्या कहते हैं? जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। कोई दिक्कत आपको? ठीक है, तत्वों के चक्र क्या कहलाते हैं? एक लाइन में कभी परीक्षा में पूछे तत्वों का चक्र क्या कहलाता है, क्या बताएंगे? जैव भू रासायनिक चक्र। ठीक है, इतनी सी बात दोस्तों आपको याद रखना है। आगे बढ़िए, अगला सवाल दे रहा है कि भौतिक एवं जैविक प्रक्रम यानी प्रोसेस में किस नियम का अनुसरण करते हैं? ठीक है, ये जो दोनों चक्र है, दोनों प्रक्रम है, दोनों प्रोसेस है, चाहे भौतिक प्रोसेस की बात कीजिए चाहे जैविक प्रोसेस की बात कीजिए, ये किस चीज को फॉलो करते हैं दोस्तों, किस प्रोसेस को फॉलो करते हैं? तो दोस्तों ये अनुरूपता का सिद्धांत। ठीक है, अनुरूपता मत लिखिए, एक रूपता, अनुरूपता नहीं, एक रूपता का नियम, एक रूपता का नियम दोस्तों। लेकिन पूछा क्या है, कह रहा भौतिक एवं जैविक प्रोसेस किस नियम का दोस्तों अनुसरण करते हैं? ठीक है, ठीक है, एक रूपता के नियम का अनुसरण करते हैं। अच्छा सुनिए, कई बच्चों के मन में आ रहा होगा कि सर ये एक रूपता का नियम क्या है, हमने तो कभी सर इसके बारे में सुना नहीं। तो आसान भाषा में मैं आपको समझाता हूं कि एक रूपता का नियम होता क्या। देखिए, एक रूपता मतलब एक जैसा, एक समान रहना। ठीक है, तो दोस्तों पृथ्वी पर हमेशा एक समान परिवर्तन होता है, आप मानो या ना मानो, लेकिन देखोगे तो परिवर्तन जो होता है एक समान होता है। ठीक है, इसीलिए इतिहास हमेशा अपने आप को दोहराता है। ठीक है, ये चक्र जो परिवर्तन हमेशा एक जैसा होता है। जैसे अभी आप देख रहे हैं मौसम शिफ्ट हो रहा है, ये शिफ्टिंग आज से नहीं हो रही है, ये शिफ्टिंग दोस्तों कई हजार सालों से हो रही है। तो ये शिफ्टिंग होती रहेगी ऐसे ऐसे। ठीक है, इसका अपना एक साइकिल है, वो चलता रहता है। ठीक है, तो यहाँ एक रूपता का नियम दोस्तों फॉलो होता है कहाँ पर? भौतिक एवं जैविक प्रक्रम में। अगर आप बहुत डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तभी मैं आपसे कह रहा हूँ। ठीक है, और डिटेल में पढ़ना हो तो आप सब्जेक्ट वाइज या इंडिविजुअल बैच में आइए, वहां पर विस्तार से चर्चा करेंगे। पारस्की तंत्र मुख्य रूप से किस ऊर्जा द्वारा संचालित एवं कार्यशील, ये पूरा का पूरा इकोसिस्टम ये किस एनर्जी से चलता है? भाई पेड वाली एनर्जी तो होगी नहीं, जो भी होगी फ्री एनर्जी होगी। और फ्री एनर्जी में दोस्तों सबसे बड़ा एनर्जी का सोर्स क्या है? सूरज। तो याद रखिएगा ये दोस्तों सौर ऊर्जा से चलती है। ठीक है, किससे दोस्तों? यह सौर ऊर्जा से। यहां पर सौर ऊर्जा को दोस्तों सौरिक ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? सौरिक ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, क्योंकि पूरा एक का पूरा जो इकोसिस्टम है ये बिजली नहीं बनाता है। जब हम सौर ऊर्जा से, जब हम सूर्य की ऊर्जा से बिजली बनाते हैं तब उसे हम सौर ऊर्जा कहते हैं। लेकिन दोस्तों जब इकोसिस्टम हमारा इसी ऊर्जा को यूज करता है तब उसे सौर शब्द ना करके सौरिक कहा जाता है। अंतर है, आप अपने समझने के लिए कुछ भी आप समझ सकते हैं, बट यही नियम है। ठीक है, तो सौरिक ऊर्जा आप याद रखेंगे। आ रही समझ में ना? इसी के तहत दोस्तों पूरा का पूरा ये साइकिल चलता है, पूरा का पूरा इकोसिस्टम दोस्तों इसी पर डिपेंड है। मतलब सर यदि सूरज समाप्त हो जाए तो इकोसिस्टम भी समाप्त हो जाएगा, पूरा का पूरा इकोसिस्टम नष्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? यही कारण है कि ऐसे स्थान पृथ्वी पर जहां सूरज का प्रकाश नहीं पहुंचता कभी भी, ठीक है, तो वहां पर दोस्तों इकोसिस्टम है ही नहीं। आप देखो ना अन्य ग्रहों पर इकोसिस्टम क्यों नहीं है? ठीक है, उसके पीछे बहुत बड़ा कारण क्या है दोस्तों? सूर्य की ऊर्जा भी है कि वो पहुंच नहीं पा रही सही मात्रा में। करेक्ट, डार्विन के अनुसार, डार्विन ने क्या दिया था दोस्तों? डार्विन ने विकास का सिद्धांत दिया, वो अपने दिमाग में हमेशा रखा करिए। करेक्ट, डार्विन के अनुसार जो इकोसिस्टम है उसमें प्रजातियों का उद्भव किन प्रक्रियाओं द्वारा हुआ दोस्तों? यहाँ दो प्रक्रियाओं की बात हुई है। एक तो प्राकृतिक चयन की बात हुई है, दूसरा अनुकूलन की बात हुई है। ठीक है, इसकी किसकी बात हुई है? एक तो प्राकृतिक चयन की बात हुई है, दूसरा किसकी बात हुई है? अनुकूलन की बात हुई है। ठीक है, ये आपके लेवल से थोड़ा ऊपर की बात मैं बता रहा हूं। अब प्राकृतिक चयन क्या होता है दोस्तों? प्राकृतिक चयन का मतलब होता है इस पूरे के पूरे इकोसिस्टम में हर एक जीव अपने आने वाली पीढ़ी के लिए अच्छी चीजें बचा के रखता है। ठीक है, यही क्या कहलाता है दोस्तों? ये एक तरह से प्राकृतिक चयन है। और अनुकूलन क्या होता है? जो उनके लिए पर्यावरण के अनुसार, इस इकोसिस्टम के अनुसार जो उनके लिए जरूरी होता है उसी तरह का चेंजेस उनके साथ होता है। मैं एक एग्जांपल दे, इसको ऐसे नहीं समझ, मैंने कहा ना कि ये एक लेवल ऊपर की बात है। एक उदाहरण दे दूं, आप इसको डिफाइन कर लेंगे खुद से। उदाहरण दूं मैं, सुनिए दोस्तों, जिराफ की गर्दन लंबी क्यों होती है? जिराफ सुना होगा ना, जिराफ की गर्दन लंबी क्यों होती है? सिंपल सी बात है कि जिराफ जिस किसी वन में निवास करते हैं, जहां रहते हैं,
वहां पर जमीन पर खाने के लिए उनके पास वनस्पतियां हैं ही नहीं। अगर जमीन पर खाने के लिए वनस्पतियां होती तो झुक के खा लेते हैं, क्योंकि हमारी आपकी तरह हाथ तो है नहीं कैसे उखाड़ के मुंह में डाल लेंगे, बात समझ रहे हैं ना, झुक के ही खाना पड़ता। भाई गधा, घोड़ा, गाय, बैल, भैंस, बकरी कैसे खाते हैं? अपने हाथ से थोड़ी खाते हैं, क्या करते हैं? झुक के खाते हैं, डायरेक्ट मुंह से ही खाते हैं। तो अगर दोस्तों जमीन पर वनस्पतियां होती तो उन्हें जो है उचक उचक करके पेड़ की पत्तियों को खाने की जरूरत क्या पड़ती, बताइए मुझे। अब क्योंकि जमीन पर वनस्पतियां हैं ही नहीं, पेट तो भूख भरना पड़ेगा, अब भूखा क्या ना करता। तो जिराफ ने क्या किया, अपने गर्दन को ऊंचा उठाना शुरू कर दिया, धीरे धीरे। ये क्रमिक परिवर्तन हुआ होगा, ऐसा नहीं कि बचपन से जिराफ के गर्दन लंबे थे, नहीं, परिस्थितियों के अनुसार बदलाव होता है। अच्छा सर, समझ गया। इसीलिए इंसानों के पास पूंछ नहीं, क्यों? हम लोगों ने पूंछ का प्रयोग कर दिया बंद। और जब पूंछ का प्रयोग कर दिया बंद तो पूंछ हो गई गायब। भाई जिस चीज का इस्तेमाल इंसान बंद कर देगा, कोई भी जीव जब बंद कर देगा उस चीज का इस्तेमाल, तो क्या ही होगा। बात समझ में आ रहा है ना? यही था, इसी को बोलते हैं प्राकृतिक चयन और अनुकूलन। ठीक है, तो मेरे अगर बात समझ में आ गई तो अच्छे से दिमाग में बैठ गया होगा। आगे बढ़िए। करा पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में उत्पादन घटक दोस्तों कौन कौन से? अच्छा, सिंपल सी बात है। करा जो इकोसिस्टम है, इस देखिए दो तरह के घटक होते हैं, जैविक घटक होते हैं, एक अजैविक घटक होते हैं। बताऊंगा इनके बारे में बाद में। पहले कह रहा है जैविक घटकों में उत्पादन जो दोस्तों, ये उत्पादन घटक कौन है? तो सबसे मुख्य उत्पादन घटक दोस्तों कौन होते हैं? हरे पौधे होते हैं। हरे पौधे, वनस्पतियां, ठीक है, हरे पौधे, वनस्पतियां, यही दोस्तों ये मुख्य रूप से क्या माने जाते हैं? इसी को उत्पादन घटक कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, आप मुझे बताइए उत्पादन किसका होता है? सर उत्पादन तो मछली का भी होता है, तभी हम कहते हैं मत्स्य पालन। मत्स्य उत्पादन नहीं, मत्स्य पालन। मछली का उत्पादन नहीं होता है, मछली का पालन होता है। कुक्कुट पालन, मुर्गी पालन होता है, उत्पादन नहीं होता है। ठीक है, उत्पादन मतलब उगाना, जो धरती फोड़कर जन्मता हो। हाँ ठीक है, उद्भिज। तो वो क्या है दोस्तों? जो अनाज उगाते हैं, जो हम लोग फल वगैरह उगाते हैं, जो सब्जियां उगाते हैं, ये सब दोस्तों इसके अंतर्गत आ जाएगा, हरे पौधे। ठीक है, ये क्या कहलाते हैं दोस्तों? जैविक घटक के अंतर्गत उत्पादन घटक में आते हैं, इसे आप ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल कर रहा है सामुद्रिक पारिस्थितिकी तंत्र में मुख्य प्राथमिक उत्पादक दोस्तों कौन होता है? अगर हम समुद्र में बात करें दोस्तों, वहां पर प्राथमिक उत्पादक किसे माना जाता है? वहां पर दोस्तों, अच्छा एक शब्द याद रखिएगा, जब भी कभी दोस्तों समुद्र की बात होगा, ठीक है, तो जल का संबंध हमेशा क्या होता है दोस्तों? एक शब्द होता है हाइड्रो, उसको याद रखेगा, या फिर दोस्तों एक शब्द होता है फाइटो, उसको याद रखेंगे। तो यहां पर आप याद रखेंगे फाइटोप्लैंक्टस। क्या? फाइटोप्लैंक्टस। ठीक है, प्लैंक्टस। ठीक है, फाइटोप्लैंक्टस याद रखिएगा। ये दोस्तों मुख्य प्राथमिक उत्पादक माने जाते हैं। किसमें दोस्तों? अगर हम समुद्र की बात करते हैं तो। अगर समुद्र की बात नहीं करेंगे तो उत्तर आपका बदल जाएगा। ठीक है, आइए आगे बातचीत करते हैं। अभी बहुत सारी बातें, पूरे के पूरे चैप्टर का निचोड़ आपको देता हूं। अगला सवाल दे रहा कि पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्ययिता है, यह किस आंदोलन का नारा है? कौन से आंदोलन में दोस्तों ये नारा दिया गया था? तो दोस्तों भारत में एक चिपको आंदोलन हुआ था। आप लोग कितना इसके बारे में जानते हैं बताइए? भारत में एक चिपको आंदोलन हुआ था। ठीक है, चिपको आंदोलन से संबंधित लोगों के बारे में पूछता है तो याद रखेंगे, एक गौरा देवी का नाम आता है। ठीक है, एक नाम आता है दोस्तों सुंदरलाल बहुगुणा का। ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा का नाम आता है। अच्छा, ये आंदोलन कहाँ हुआ था दोस्तों? ये आंदोलन हुआ था उत्तराखंड में। कहाँ हुआ था? उत्तराखंड में। कहाँ पर दोस्तों? खंड। ठीक है, उत्तराखंड के चामोली में हुआ था। ठीक है, चामोली डिस्ट्रिक्ट में दोस्तों यह आंदोलन हुआ था, ये आप याद रखेंगे। और कौन था दोस्तों? एक और नाम याद रखेगा, चंडी प्रसाद भट्ट। ये तीन लोगों का नाम हैं, तो बहुत सारे लोग यहाँ पर, लेकिन इन तीन लोगों का नाम आप याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों अंगूर की पेड़ की कटाई हो रही थी इंदिरा गांधी के शासनकाल में, और यहाँ पर इंसानों ने रोक लगा दिया कि नहीं, पेड़ नहीं काटना आपको। एक एक इंसान एक एक पेड़ को पकड़कर खड़ा हो गया कि अगर पेड़ों को काटना है तो आप हमें काट डालो, फिर पेड़ भी काट डालो। ठीक है, इस तरह का आंदोलन था, इसे चिपको आंदोलन का नाम देते हैं। ठीक है, तो उसी समय दोस्तों पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्ययिता है, ये नारा दोस्तों दिया गया था, ये बात कही गई थी, इसे भी आप याद रखेंगे। ठीक है, करा जैव मंडली पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ दो तीन बातें हैं। ठीक है, ये इस तरह के सवाल में दोस्तों इकोसिस्टम में ऊर्जा का प्रवाह, ये वाले सवाल दोस्तों बहुत आते हैं कि ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में हो रहा है, ऊर्जा का प्रवाह विपरीत दिशा में हो रहा है, बहुदिशा में हो रहा है, इस तरह सवाल आता है। तो जब कभी इकोसिस्टम की बात करेगा, जब कभी इको सिस्टम की बात करेगा तो हमेशा याद रखेगा यहाँ पर ऊर्जा का प्रवाह
एक दिशीय होता है। क्या होता है दोस्तों? एक दिशी मतलब एक दिशा में ऊर्जा का प्रवाह होता है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। सिंप्लेक्स कहा जाता है, एक दिशा में प्रवाह होना सिंप्लेक्स, दोनों आना जाना दोनों, उसे डुप्लेक्स कहते हैं। सुना है कि नहीं? कंप्यूटर पढ़िए तब समझ में आएगा। सिंप्लेक्स, वाकी टाकी आप बोलते थे, हेलो हेलो साहब मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही, ओवर। ओवर क्यों बोलते थे? मैं अपनी बात खत्म कर चुका, अब आप बोलिए। क्यों? अगर दोनों लोग एक साथ बात करेंगे तो आवाज बीच से हो जाएगी गायब, किसी को सुनाई उनाई देने वाली नहीं है। क्यों? जो वाकी टाकी है यह सिंप्लेक्स का उदाहरण है। जब डुप्लेक्स में आएंगे तब आवाज एक साथ आती जाती, हेलो, सेल फोन, मोबाइल फोन, एंड्रॉइड फोन, ये क्या है? याद रखेंगे, ये जो है टेक्नोलॉजी, ये डुप्लेक्स पर डुप्लेक्स पर आधारित है, ठीक है। समझिए बातों को, बहुत सारी बातें हैं, बहुत कुछ अभी आपको पढ़ना है, सीखना है, समझना है। आगे बढ़िए। करा पारितंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में जो अनुक्रम सही है वो बताइए। अब मैं आपको जो अनुक्रम बताऊंगा आप नाराज हो जाएंगे। मैं आपको अनुक्रम बताऊंगा दोस्तों कि आप एक चीज याद रखिए, हमेशा मैग्रो याद रखा करिए शुरुआत में, और मैग्रो के बाद दोस्तों महासागर को रखा करिए अंतिम में। मैग्रो के बाद दोस्तों आप रखा करिए यहां पर मैदानी घास के मैदान को, किसको रखा करें? घास के मैदान को। घास के मैदान के बाद दोस्तों आप रखा करें झील को, ठीक है, झील को। अब देखिए लंपट यहां हो गया, मैं कहूंगा दोस्तों ये सही है। अब मुझे पता, आप गूगल सर्च करेंगे तो उत्तर गलत आएगा, गलत आएगा, बता भी दे रहा हूं, ठीक है। यही सही जवाब है, गूगल करेंगे उत्तर गलत आएगा। सर गूगल करने पे क्या मिलेगा? गूगल करने पर आंकड़ा इसका ठीक उल्टा मिलेगा, ठीक है। ये लिख लीजिए नीचे, ये क्या है दोस्तों? ये पूर्ण रूप से क्या है? सही है, ठीक है। लेकिन जब आप गूगल करेंगे तो दोस्तों क्या मिलेगा? जो आंकड़ा आएगा वो मैं आपको बता दे रहा हूं। गूगल करने पे आपको मिलेगा कि सबसे बड़ा महासागर, सबसे पहले आएगा महासागर, महासागर के बाद आएगा मैग्रो, मैग्रो के बाद आएगा दोस्तों झील, और झील के बाद अंतिम में आएगा घास के मैदान, ये आएगा घास के मैदान, ठीक है। तो आपकी इच्छा है कि आप गुप्ता जी जो बताएं वो करना या गूगल जो बताए वो करना, दोनों आपके पास, मैंने दोनों उत्तर लिख दिया, दोनों आपके पास है। आयोग यही सही मानेगा जो मैंने बताया आपको, ठीक है। बहुत डिटेल की बात है, आप बहुत रिसर्च करेंगे गूगल पे तो आपको इसका भी जवाब मिलेगा, लेकिन आपको रिसर्च करने के बाद मिलेगा जवाब, उसके पहले नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। याद रखेगा स्टडी 91 पर ये जो क्लास दी जाती, वैसे तो क्लास मिलती सुबह के 9:06 पे, फिर भी कभी कभी क्लास नहीं मिल पाती। उसके पीछे रीजन है। रीजन क्या है दोस्तों? 30 सवाल मुझे चुराना नहीं होता है, मुझे बनाना होता है। चुराने और बनाने में अंतर है। चुराना आसान काम है, कहीं से उठाया, कॉपी किया, पेस्ट किया, लगाया और दे दिया। बनाना कठिन काम है। बनाना क्यों पड़ता है? क्योंकि उद्देश्य फिक्स होता है कि एक चैप्टर को 30 सवाल में पिरो देना है, उसको निचोड़ निकाल देना है, 30 ही निकालना है, 32 भी नहीं करना, 28 भी नहीं करना, 30, क्योंकि हम लोग प्रतिदिन केवल 30 सवाल डिस्कस करते हैं, तो फिक्स है कि यही करना है। अब ये करने के लिए भाई अगर चोरी करता तो चोरी में 35 भी मिल जाता, 40 भी मिल जाता, 15 भी मिलता, 15 होगा तो बढ़ा के 30 करना पड़ेगा, 35 होगा तो घटा के 30 करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? तो हमको मेहनत करना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है, इसी वजह से कभी कभी जो है नहीं आ पाती क्लास, यही मुख्य रीजन है। बाकी आप समझदार हैं, कोई मुझे बहुत बताने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और अब तक दोस्तों हम लोग जो एक सीरीज अटेंड कर रहे हैं, इसमें पूरा का पूरा इतिहास पढ़ा दिया गया, संविधान पढ़ा दिया गया। मुझे बहुत खुशी मिल रही है कि दोस्तों 98 लेक्चर हो गया, 2 लेक्चर और दूंगा मैं इस सब्जेक्ट पर, उसके बाद ये सब्जेक्ट पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने आगे की बातें करते हैं। अगला सवाल दे रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का अंतरण क्रमबद्ध स्तरों की एक श्रृंखला में होता है, और उस श्रृंखला को क्या कहते हैं? फिर से पढ़िए। जो इकोसिस्टम होता है, इस इकोसिस्टम में ऊर्जा का अंतरण, ऊर्जा, अच्छा आप भी जानते हैं कि ऊर्जा नष्ट नहीं होती, वो एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाती है। जैसे अभी देखिए ध्वनि ऊर्जा, मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, ध्वनि ऊर्जा है, ये ध्वनि इस माइक के माध्यम से क्या हो गई दोस्तों? विद्युत ऊर्जा में बदल गई, विद्युत ऊर्जा में बदल गई। और आपके मोबाइल में भी विद्युत ऊर्जा में है, लेकिन जैसे ही मोबाइल से स्पीकर बोल रहा है फिर वो ध्वनि ऊर्जा में आपके पास पहुंच रही है। समझो बात को ना। तो ऊर्जा क्या होती है? ट्रांसफॉर्म होती है, ये समाप्त नहीं होती। ये एक जो है प्रक्रम से दूसरे प्रक्रम में जरूर चले जाती है, लेकिन ये समाप्त नहीं होती। तो कह रहा है कि इकोसिस्टम में ऊर्जा का अंतरण क्रमबद्ध स्तरों की एक श्रृंखला में होता है, और उस श्रृंखला को क्या कहते हैं? क्योंकि हम इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं, तो इकोसिस्टम में हम किसी जो है इस तरह की ऊर्जा पे बात नहीं करें, हम तो एग्जांपल आपको दिए। इकोसिस्टम पूरी तरह से निर्भर होता है खाद्य श्रृंखला पर।
किस पर निर्भर होता है? खाद्य श्रृंखला पर। तो ये जो जिस श्रृंखला की बात कर रहा है, जहां पर ऊर्जा के अंतरण की बात कर रहा है, वो खाद्य श्रृंखला से संबंधित है, क्योंकि इकोसिस्टम जब कभी होगा तो हम इसी पे बातचीत करेंगे, यहाँ ध्वनि ऊर्जा की बात नहीं होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल करा, सर्वप्रथम गहन पार्श्विकी शब्द का प्रयोग किसने किया था? ठीक है, सबसे पहले आप मुझे बताइए कि सबसे पहले इकोसिस्टम का प्रयोग किसने किया? इकोसिस्टम शब्द आपने पढ़ा सर, इसका प्रयोग किया था ए जी टांसले ने किया था। ठीक है, फिर हमने आपसे पूछा कि सर्वप्रथम इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था? इकोलॉजी आपने कहा सर इस शब्द का प्रयोग किया था अर्नेस्ट हैकल ने किया था 1866 ईस्वी में। यही आपको समझाया ना, ये दो चीजें पढ़ाएगा। अब आपके सामने नया आ रहा है, आपके सामने आ रहा है कि डीप इकोलॉजी शब्द, इकोलॉजी नहीं पूछा, डीप इकोलॉजी पूछा। देखिए यहां हम लोगों ने इकोलॉजी पढ़ा था, यहां पे डीप इकोलॉजी है। बच्चा फिर यही जवाब देता अर्नेस्ट हैकल, गलत है। यहां पर नाम लीजिएगा अर्नीस नेज का। किसका नाम लेंगे? अर्नीस नेज का नाम लीजिएगा। अर्नीस नेज जो थे दोस्तों, इन्होंने सबसे पहले डीप इकोलॉजी या हिंदी में कहते हैं गहन पारिस्थितिकी, केवल पारिस्थितिकी नहीं, क्या गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग दोस्तों इन्होंने किया था। ये भी अपने दिमाग में बिठा लीजिए, एकदम अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, आगे बढ़िए। कह रहा पारिस्थितिकी पदछाप में माप की इकाई क्या है? पारिस्थितिकी पदछाप के माप की इकाई क्या दोस्तों? देखिए हर चीज को, जैसे किसी चीज को तौलना है, जोखना है, तो माप की इकाई होती है ना, ग्राम है, किलोग्राम, जैसे भी आप जोख लो। उसी तरह से इसके लिए क्या होता है? तो इसके लिए होता है भूमंडली। क्या होता है? भूमंडली पदछाप। क्या होता है दोस्तों? तो याद रखेंगे, पहले भूमंडली शब्द याद रखेगा, बाद में पदछाप के लिए ना हेक्टेयर, भूमंडली हेक्टेयर का इस्तेमाल किया जाता है, या इसकी माप की इकाई एक इसकी की पदछाप की इकाई है। सवाल सीधा सीधा एज इट इज आपसे आपकी परीक्षा में पूछ लिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़िए। कह रहा पार्श्विकी नीशे यानी आला, नीशे को ही क्या कहते हैं दोस्तों? आला कहते हैं। ठीक है, आला की संकल्पना को किसने प्रतिपादित किया? कोई बच्चा सोचेगा सर हमने आला 2-3 बार सुना, कब कब सुना? आला रे आला, ठीक है, तो गाने में सुना आला। दूसरा, एक डॉक्टर अपने कान में आला लगाते हैं, ठीक है, वो आला लगा के चेक करते हैं हृदय की धड़कन, आवाज सही जा रही नहीं आ रही, एक वो आला। ठीक है, तो एक तो वो सुना, और एक अल्लाह सुन लिया, अल्लाह तो अलग ही हो गया, तो आला। ये जिस आला की बात है ये क्या है? मैं कह रहा हूं, मैं आपको समझाता हूं अभी आसान भाषा में। पारिस्थितिकी नीशे, या सबसे पहले सवाल पढ़े कि इसकी संकल्पना दोस्तों किसने दिया था? तो वैसे आप पढ़ेंगे तो यहां पर दोस्तों जॉनसन का नाम आएगा। ठीक है, जॉनसन किसने दिया था दोस्तों? जॉनसन ने दिया था। जब आप गूगल सर्च करेंगे तो आपको जॉनसन ही मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे दो लोगों की लड़ाई है, एक तो आता है दोस्तों जॉनसन का नाम, दूसरा आता है प्रतिपादित करने का। जॉनसन ने इसके लिए पहली बार दोस्तों पहली बार इस संबंध में दोस्तों कोई बात कही तो किसने कहा? जॉनसन ने कहा। दूसरी बार दोस्तों अपनी किताब में रखकर किसने इसे प्रतिपादित कर दिया? तो यहां नाम आता है दोस्तों ग्रीनले का। किसका नाम आता है? ग्रीनले का। दोस्तों समझने वाली बात है कि हम क्या करें। ठीक है, इनका नाम रोसवेल करके कुछ था, रोसवेल जॉनसन ऐसे करके था। आप जॉनसन याद रखें, मैं शॉर्टकट में जॉनसन याद रखा हूं, ज्यादा लंबा नाम हो जाता तो समस्या हो जाता, याद नहीं होगा। अपना काम है याद करना। ठीक है, तो या तो दोस्तों ग्रीनले की बात होती है, या तो दोस्तों जॉनसन की बात होती है। आप देख लीजिएगा कि आपके परीक्षा में ऑप्शन क्या है। ठीक है, याद रखेगा, ये एक तरह से दोस्तों आप इनको जनक कह सकते हैं, इनके बाद इनका अस्तित्व आए, ग्रीनले बाद में आए। अब मुद्दा आता है सर ये आला जो है, ये आला सर है क्या? एक बार सर इसके बारे में बता दीजिए। आला मतलब होता है किसी भी जीव के रहने का पूरा इन्वायरमेंट। ठीक है, समझिएगा बात में। ठीक है, आला मतलब क्या होता है? जीव का वातावरण। ठीक है, उस जीव का वातावरण, इस वातावरण में दोस्तों उस जीव के निवास की बात होती है, उसके भोज्य पदार्थ की बात होती है, उसके इन्वायरमेंट की बात होती है, किस वातावरण में चल फिर सकता है, यहां तक कि उसके शत्रुओं की भी बात होती है। क्या समझिए? उसके शत्रुओं की मतलब एक जीव से संबंधित जितनी भी चीजें होती हैं वो सब कुछ की जब आप बात करते हैं उसी को कहते हैं पारिस्थितिकी नीशे, या फिर उसी को कहते हैं आला। ये शब्द उसी लिए है दोस्तों, इसको आप दिमाग में रखिएगा, गड़बड़ी मत कीजिएगा। मैंने शॉर्टकट में आपको समझा दिया कि देखो यही आला होता है और कुछ नहीं। जैसे एक व्यक्ति से संबंधित जितनी भी चीजें होती हैं, ठीक है भाई, समाज हो गया या फिर अलग अलग चीजें हमसे कनेक्टेड हैं, उसी तरह से जीव से कनेक्टेड जितनी भी चीजें होती हैं उनको आला बोलते हैं।
कह रहा है ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना दोस्तों किसने दिया था। यहां ये नहीं बताना कि ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी है, यहां सिर्फ बताना कि किसने इसका संकल्पना दिया था। तो इसकी संकल्पना दिया था जोसेफ फोरियन ने। किसने दिया था दोस्तों? जोसेफ फोरियन ने सबसे पहले इसकी संकल्पना दिया था ग्रीन हाउस गैस का। और ग्रीन हाउस गैस जो दोस्तों इसमें कौन कौन से आते हैं? ग्रीन हाउस गैस में आते कौन कौन से हैं? तो ग्रीन हाउस गैस में सबसे पहले आता CO2, दूसरे नंबर पे आता दोस्तों CH4 यानी मीथेन, और तीसरे नंबर पे आता दोस्तों जल वाष्प। हालांकि कहने को बहुत कुछ है, लेकिन ये तीनों दोस्तों सबसे ज़्यादा डेंजर है। क्या दोस्तों? ये सबसे ज़्यादा डेंजर हैं, ये आप याद रखेंगे, इनसे बचने की जरूरत है। तो CO2 से, एक CH4 से, और एक जो है अपना जल वाष्प। ठीक है सर, जल वाष्प की बात कब होती है? ज्वालामुखी फटने की बात सुने हो? जो फटता तो सबसे ज़्यादा जल वाष्प ही निकलता है, वही जल वाष्प का है ग्रीन हाउस गैस। कह रहा है जैव विविधता दिवस अच्छा कब मनाया जाता है बताइए? पीछे आपको पढ़ाया था मैं ना कि जैव विविधता दिवस, ये दिवस मनाया जाता है दोस्तों 22 मई को। हर साल 22 मई को क्या मनाया जाता है? जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। कह रहा है जैव विविधता हॉटस्पॉट की संकल्पना दोस्तों सबसे पहले किसने दिया था? तो दोस्तों एक ब्रिटिश पर्यावरणविद थे, ठीक है, उन्होंने इसकी संकल्पना दिया था। नाम था नॉर्मन मायर्स। क्या नाम था? नॉर्मन मायर्स। ठीक है, नॉर्मन बोरलाग मत कर लीजिएगा, ठीक है, नॉर्मन मायर्स याद रखेंगे। इन्होंने सबसे पहले हॉटस्पॉट की बात किया। हॉटस्पॉट क्या होते हैं? जैव विविधता हॉटस्पॉट का मतलब क्या होता है? जहां पर पेड़ पौधे और जीव की सघनता मिले, वो अपने अपने दुनिया मस्त हो, वहां किसी तरह से कोई कृत्रिम चीज का प्रभाव ना पड़े, किसी मनुष्य का कोई प्रभाव ना पड़े, सारे जीव मिल बांट कर रहते हों। ठीक है, तो वही होता है क्या, वो जगह हॉटस्पॉट कहा जाता है। जैसे हमारे देश की बात करेंगे कि कहाँ पर सर जैव विविधता का हॉटस्पॉट देखने को मिलता है? पश्चिमी घाट का नाम सुना आपने? वहां पर दोस्तों सर्वाधिक जैव विविधता का हॉटस्पॉट मिलता है। या हिमालय में जो पूर्वोत्तर हिमालय है, वहां पर दोस्तों आपको हॉटस्पॉट मिल जाएगा। तो नोट कर लीजिए हॉटस्पॉट के बारे में कि दोस्तों पश्चिमी घाट में हॉटस्पॉट मिल जाता है, पूर्वी हिमालय में मिल जाता है। पूर्वी हिमालय जो दोस्तों यहाँ पर भी हॉटस्पॉट मिल जाता है। सुंदरबन जो डेल्टा दोस्तों, वहाँ भी हॉटस्पॉट मिल जाता है, सुंदरबन डेल्टा, ऐसे बहुत सारे हैं। ठीक है, महानदी डेल्टा, ठीक है, वहाँ भी हॉटस्पॉट मिलता है। तो कई ऐसे जगह जहाँ पर हॉटस्पॉट मिलते हैं देखने को, इसे भी आप याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, अगले सवाल पर चला जाए। अगला सवाल दे रहा है कि वह कौन सा समुद्री स्तनधारी है? स्तनधारी मतलब जो बच्चों को जन्म देता है, जो घास खाने की आदत के कारण, समुद्र में रहने के बावजूद भी क्या खाता है? घास। उसी कारण दोस्तों उसे समुद्री गाय कहते हैं। सर हमने समुद्री घोड़ा सुना था, लेकिन हमने सर कभी समुद्री गाय नहीं सुना। सुनिए ना, ड्यूगोंग नाम इसका। क्या नाम है? ड्यूगोंग नाम है दोस्तों। क्या नाम है? ड्यूगोंग। ठीक है, ड्यूगोंग नाम है, लेकिन आप देखेंगे ड्यूगोंग को तो डर जाएंगे। इतना खतरनाक दिखता है ड्यूगोंग। ठीक है, इतना खतरनाक दिखता है कि डर जाएंगे भाई। आप एक बार गूगल सर्च कीजिए। लेकिन इसे समुद्री गाय कहा जाता है। क्यों? ये समुद्री घास को खाते हैं। समुद्री घास का नाम बताइए। अपने सारगैसो सागर का, भाई वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, सारगैसो सागर का नाम सुना है ना? समुद्र में भी घास होते हैं, उस घास में कोई भी जहाज जाती है फंस जाती है। सारगैसो सागर, ठीक है, तो उसे याद रखेंगे। अटलांटिक ओशियन में पड़ता है सारगैसो सागर। अगला सवाल दे रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण, दोस्तों प्राधिकरण एक बनाया गया। ठीक है, वो प्राधिकरण दोस्तों जैव विविधता प्राधिकरण, ये बना कहां पर और कब बना? तो याद रखिए दोस्तों, अगर पूछे कहां बना, ठीक है, ये कहां बनाया गया, तो बताएगा दोस्तों ये चेन्नई में बनाया गया। कहां बनाया गया? चेन्नई में। अगला सवाल, कब बनाया गया? तो याद रखिएगा 2003 में बनाया गया। अच्छा, इससे संबंधित अधिनियम कब आया था? अधिनियम 1 साल पहले आ गया था। अधिनियम जो है ये 2002 में ही आया था। और 2002 में से 2 को बाहर कर दीजिए तो 22 हो जाएगा। और 22 मई को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। इसी तरह से तो जोड़ जोड़ के याद रखना पड़ेगा, नहीं तो भूल ना जाएं। ठीक है, भूल ना जाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दे रहा है, सुनिए। अगला सवाल दे रहा है कि भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता, लो अगला सवाल आ भी गया कि जैव विविधता अधिनियम दोस्तों कब पारित किया गया? तो क्या बताएंगे दोस्तों? वर्ष 2002 में यह अधिनियम पारित किया गया था। कौन सा अधिनियम दोस्तों? जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था। तो यह आप याद रखेंगे। कभी कभी महीना पूछ के फंसा देता भाई, महीना भी याद कर लो। लग गया, दिसंबर में पारित किया गया था। ठीक है, दिसंबर। हर साल 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। इसको याद रखेंगे, बड़ा अच्छा सवाल है। मानवाधिकार दिवस, उसी दिन नोबेल प्राइज वितरण किया जाता है।
कह रहा किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों की संख्या तथा उनकी विविधता को क्या कहा जाता है। कह रहा कोई भौगोलिक, चलिए पश्चिमी घाट ही उठा लिया, कह रहा उस पश्चिमी घाट में पाए जाने वाली जो जीवों की संख्या है और विविधता है उससे क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं जैव विविधता। क्या गिनने जा रहे थे क्या? सोचे बच्चों ने सोचा कि सर गिनती होगी कुछ है कि 1 करोड़ यहाँ पाए जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं भाई। तभी तो उससे कहते हैं जैव विविधता हॉटस्पॉट। क्या कहते हैं? जय भाई, जहां अनेक तरह के जीव जंतु रहते हैं हॉटस्पॉट हो गया। ठीक है, सिंपल सी बात है। अगला सवाल सुनिए। अगला सवाल दे रहा है कि पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? सबसे ज्यादा क्षेत्र पर कौन सा इकोसिस्टम फैला हुआ है? बच्चा इसका जवाब जानता है कि भाई 2/3 हिस्सा किसका, आप ही बताओ। 2/3 हिस्सा दोस्तों समुद्र का है, तो आप कह सकते हैं सामुद्रिक। ठीक है, सामुद्रिक, या फिर आप कह सकते हैं महासागर। भाई जो आपकी इच्छा वो कहिए, कोई दिक्कत नहीं है, तात्पर्य एक होना चाहिए। ठीक है, तो ये समुद्र का विस्तार है। अगला सवाल सुनिए। अगला सवाल दे रहा है कि खेत जो है ये किस पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है? दोस्तों एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र माना जाता है। क्या माना जाता है? कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत आता है। क्यों? इसको बनाया जाता है, अपने आप थोड़े होता है। इसको क्या इसको बनाया जाता है ना भाई। खेत में अलग अलग समय में अलग अलग खेती होती है, इसलिए दोस्तों वहां पर इकोसिस्टम भी चेंज होता रहता है। ठीक है, तो कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है आर्टिफिशियल का। कह रहा कृत्रिम कृषि के अन्वेषक दोस्तों कौन कहे जाते हैं? ठीक है, जो कृत्रिम कर रहा हूं भाई, कृत्रिम निकल रहा था उसी निकल गया। प्राकृतिक बोल रहा है, यानी बिना रासायनिक खाद के खूब खेती करना, जैविक खेती की बात हो रही है। ठीक है, तो यहां पर याद रखेगा मासानोबू, आपने नाम भी नहीं सुना होगा, मासानोबू। ठीक है, मासानोबू थे कहाँ के दोस्तों? मासानोबू थे जापान के। एक प्रसिद्ध दोस्तों किसान थे, पूरा नाम था मासाओबू फुकुओका। क्या नाम था? फुकुओका। ठीक है, ये दोस्तों जापान के रहने वाले थे। इन्हें दोस्तों प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक कहा जाता है। अगर इनको छोड़ दिया जाए तो एक दोस्तों एक सुभाष नाम के अपने देश में व्यक्ति हैं, सुभाष पालेकर। ठीक है, पालेकर। ठीक है, ये दोस्तों महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। इन्हें भी दोस्तों भारत का प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक या जनक कहा जाता है। दोस्तों इनको भारत में कहा जाता है। ठीक है, प्राकृतिक कृषि का जनक भारत में। जैसे दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं ना उसके बारे में, हरित क्रांति का जनक, तो ऐसे हम लोग कहते हैं नारायण बोरलाग हरित क्रांति के जनक थे। लेकिन भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। उसी तरह से यहाँ पर फुकुओका को याद रखेंगे, जापानी वाले फुकुओका को याद रखेगा, या फिर किसे याद रखेंगे? सुभाष पालेकर को याद रखेंगे। ये अपने दिमाग में बिठा लीजिए। अगले सवाल पर आइए। कह रहा है पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी दोस्तों कहां स्टार्ट किया गया? तो ग्रीन आर्मी सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया में शुरू किया गया था। कहां पर दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों लगभग 15,000 नव युवकों की दोस्तों भर्ती की गई, जो क्या करते थे दोस्तों? जो ग्रीन आर्मी कहलाते थे। और दोस्तों क्या करते थे? पौधारोपण करना, वृक्षारोपण करना, या फिर कहीं पर अगर वनों की कटाई चल रही उसे रोकना, ये था। अभी दोस्तों हाल ही में एक और ग्रीन आर्मी बनी थी, एक और ग्रीन आर्मी बनी। ये ग्रीन आर्मी दोस्तों महिलाओं की टुकड़ी थी। ठीक है, महिलाओं की टुकड़ी थी। और ये ग्रीन आर्मी बनी थी दोस्तों किसके लिए? ये ग्रीन आर्मी बनी थी वाराणसी में। कहां पर बनी थी? वाराणसी में। ठीक है, लेकिन ये यौन उत्पीड़न के खिलाफ, यौन उत्पीड़न के खिलाफ ये दोस्तों एक मोर्चा था महिलाओं का, जो हरी हरी साड़ी पहनकर दोस्तों निकली थी। उन्हें भी दोस्तों ग्रीन आर्मी कहा गया। ठीक है, तो थोड़ा सा लीक से हटकर सवाल है, दोनों एकदम अलग अलग हैं। ठीक है, लेकिन मेरे दिमाग में आई बात तो मैंने कहा शेयर कर देते हैं आपसे। अगला है दोस्तों ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहां पर स्थित है? ग्रीन पीस इंटरनेशनल का, इसका मुख्यालय दोस्तों एम्स्टर्डम में। कहां पर है? एम्स्टर्डम। और एम्स्टर्डम पड़ता कहां दोस्तों? ये पड़ता नीदरलैंड में। ठीक है, नीदरलैंड में दोस्तों एक स्थान है द हेग। इस द हेग में दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय बना हुआ। क्या बना हुआ है? यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी दोस्तों बना हुआ है, तो इसे भी आप याद रखेंगे। ठीक है, हर एक परीक्षा के लिए आप इतने अच्छे अच्छे सवालों पर हम लोग बातचीत किए। अगर आप पेपर देते होंगे तो बखूबी आपको पता होगा कि ये 30 सवाल ये पूरे के पूरे इन्वायरमेंट का निचोड़ है। अगर आप ईवीएस पढ़ रहे हैं तो इन सवालों का जवाब आपको पता होना चाहिए। किस दुनिया में है आप सोचिए, 328 लेक्चर पढ़ा दिया गया। अगर अभी भी आप नहीं जागे ना, कोई जगा नहीं पाएगा आपको। आप जाके पीछे के सारे वीडियोस देखिए, जिस तरह से इतने शिद्दत से, मेहनत से, लगन से मैं ये पढ़ा रहा हूँ ना, वैसे ही दोस्तों हम लोगों ने 327 लेक्चर पीछे का पढ़ा है।
आप आइए तो सही, पढ़िए। आप चाहे ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं भी पढ़ रहे हो, बट एक मौका स्टडी 91 को दीजिए, हमारे साथ भी अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए, कुछ अच्छा ही सीखने को मिलेगा भाई, ठीक है। ऐसे विषय जो पूरी तरह से पढ़ा दिए गए, ये उनके हैंड रिटन नोट्स हैं। आप चाहें तो इन नोट्स को दोस्तों परचेज कर सकते हैं, इन्हें खरीद सकते हैं, ठीक है, और प्रिंट दोस्तों खुद से करा सकते हैं, ठीक है। और बाकी अगर आप इस क्लास का पीडीएफ चाहते हैं तो आप वेबसाइट पर आइए और वहाँ पीडीएफ के सेक्शन में जाइए, आपको एक एक जो है लेक्चर का पीडीएफ मिल जाएगा, पूरा पीडीएफ फ्री में है। तो वीडियो को रोक करके लिखने वाला काम बंद कर दीजिए, हम आपको पीडीएफ दे ही रहे हैं। आपको नोट्स बनाना हो तो पहले आप पूरा कंसंट्रेट होकर दोस्तों वीडियो देखिए, बाद में दोस्तों आप पीडीएफ के माध्यम से नोट्स बना लीजिएगा, है कि नहीं। आपके लिए जो बेहतर हो सकता है वो सब कुछ हम कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए सेशन ही समाप्त होता है, मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।